प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी 30/9/2022 में पूछे गए और 17/8/2022 में पूछे गए गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से हल कराने वाले। और यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि प्रीवियस ईयर से हमें प्रश्न के मॉडल के बारे में पता चल जाता है कि किस प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आज का। कहता है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 50,000 रुपये, वह इसका 25% कर पर, शेष आय 30% घरेलू व्ययों पर और इसके पश्चात जो शेष आय का 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। एक व्यक्ति 50,000 रुपये कमाता है और विभिन्न मदों में, अलग अलग मदों में वह खर्च भी करता है। और खर्च इस प्रकार से करता है कि जो शेष राशि बची है उस पर खर्च करता है, उसका 10%, 25, 30%। कह रहा है कि वह अपनी आय के शेष भाग को बचत करता है। उक्त आंकड़ों को सभी 12 महीने के लिए समान मानते हुए वह व्यक्ति प्रतिवर्ष कितनी बचत करता है। तो ध्यान दीजिए, जब भी इस प्रकार से प्रश्न दिया जाए तो इसको आपको शेष के नियम पर आधारित लगाना होता है। जैसे माना उसकी टोटल आय 50,000 रुपया जब प्रश्न में दिया गया है तो उसे आप क्या करें, लिखें और देखें 25% कर पर खर्च कर देता है तो उसके पास अब बची कितनी राशि है, 75। ये शेष राशि बची है। कह रहा शेष आय का, यही तो शेष आय, इसका 30% घरेलू व्यय पर खर्च करता है तो इसमें कितना बचा, उसका 70% बच गया। कह रहा और इसके पश्चात शेष आय का 10% मनोरंजन पर खर्च कर देता है। अब उसके पास कितना बचा, तो 90% बचा, शेष राशि का 90% बचा। कह रहा वह अपनी आय के शेष भाग को बचत करता है, यही बचत करता है। और ये देखो मासिक बचत हुई उसकी, और वार्षिक बचत के हिसाब से अगर हम बात करें, क्योंकि वह प्रति वर्ष कितनी बचत करता है, 12 से हम गुणा कर देंगे और जो भी मान आएगा वही हमारा सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब इसे सरल करने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो, सभी जीरो खत्म हो गए, खलास हो गए। अब आपको गुणा करना है, 12 पंचे 60 हो गया और गुणे में 75, गुणे में 7, गुणे में 9। अब देखो 75 से गुणा करना है तो 75 छक्का 450 या 75 दूना 150, 1.5 तिया 450, तो 450 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे गुणा कर सकते हो, 6 पंचे 30 के शून्य, हासिल आए 3, 6 सते 42, 3 45 और 1 जीरो। कैसे भी आप गुणा कर सकते हो। फिर 7 गुणे में 9 करना है, 7 शून्य शून्य, 7 शून्य शून्य, 7 पचे 35, 5 हासिल 3 और 7 चौक 28, 28 3 31। फिर आपको 9 से गुणा करना है, 9 शून्य शून्य, 9 शून्य शून्य, 9 पचे 45, 5 हासिल आए 4, 9 1 का 9, 4 13 के 3 हासिल आए 1, 9 1 9 त्रिक 27, 1 28, 28 35 डबल जीरो, 28 35 डबल जीरो, यही उसकी वार्षिक बचत होगी और यही सवाल का उत्तर होगा। और टिक करेंगे आप। क्या बात समझ में आया? आपने कैसे समझा, इसे कैसे लगाया? अगर ना समझ में आया तो वीडियो को पुनः रिवर्स करके देख लेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। मैंने शुरू से लास्ट तक इसका बेसिक से बेसिक समझाया है, क्योंकि हर प्रश्न को जितना अच्छा से आप यहां समझेंगे उतना तेज वहां सवाल को लगाएंगे। बात समझ में आ जाएगा ना? तो चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगला प्रश्न कहता है हेमा। कौन भैया? हेमा। हेमा दीक्षा की माता है। हेमा माँ है, हेमा माँ है, हेमा माँ है किसकी? दीक्षा की। दीक्षा की माँ है कौन? हेमा। कह रहा 10 वर्ष पूर्व हेमा की आयु, हेमा की आयु 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है।
हेमा की आयु दीक्षा के तत्कालीन आयु यानी उसी समय की आयु के, माना दीक्षा की आयु यक्स है और आयु की 3 गुनी थी, तो हेमा की आयु कितनी हो जाएगी 3x। कहता है कि 10 वर्ष पूर्व हेमा की आयु दीक्षा के तत्कालीन आयु के 3 गुनी हो गई। कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, अब देखो पहले इसे हम वर्तमान आयु बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? वर्तमान आयु बना लेंगे। इसे वर्तमान आयु बना लेंगे तो 3x धन 10 हो गया और x प्लस 10 हो गया, क्योंकि उम्र साथ साथ बढ़ती है, उम्र साथ साथ बढ़ती है, इसलिए आपको क्या करना है? बढ़ा लेना। कह रहा 10 वर्ष पश्चात, लो 10 वर्ष बाद, अब 10 वर्ष बाद की बात करता है, तो भैया ये 3x प्लस 10 10 20 वर्ष हो जाएगा और x प्लस 20 वर्ष हो जाएगा। 10 वर्ष पश्चात हेमा देखो हेमा की आयु दीक्षा के तत्कालीन आयु यानी उसी समय के आयु की दुगनी हो जाएगी। हेमा की आयु दीक्षा की आयु में दुगना से गुणा करने से मिल जाएगी। सरल कर लो इसे, 2 1 2x प्लस 2 दूना 4 यानी 20 दूना 40, 3x प्लस में 20 आ गया। अब देखो 20 उधर जाएगा तो 20 माइनस हो जाएगा, 2x इधर आएगा तो x हो जाएगा, यानी 40 माइनस 20 बराबर 20। सवाल का उत्तर नहीं हुआ। ये क्या हुआ? कह रहा दीक्षा की वर्तमान आयु बताइए, तो दीक्षा की वर्तमान आयु आप देख पा रहे हो कि दीक्षा की वर्तमान आयु कौन सी है? ये है। और यहां पर क्या करोगे आप? 20 प्लस में 10 जोड़ोगे तब जाके आपको मिलेगा दीक्षा की वर्तमान आयु 30 वर्ष होगा, और ऑप्शन आप लगाओगे 30 वर्ष। किसकी आयु? दीक्षा की वर्तमान आयु आप बताओगे। क्या बातें समझ गए ना? इस प्रकार से सवाल लगाएंगे आप। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, मर्जी आपकी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम सभी लोग। अगला प्रश्न आपका कहता है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा निम्न में से कौन सा विकल्प, 4 ऑप्शन दिया गया है, निम्न में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्न समीकरण में प्रश्न के स्थान पर आएगा। यानी यहां प्रश्न के स्थान पर कौन सा मान आएगा। यहां देखो दिया गया है 19.99 माइनस 10.01 प्लस में 24.99 गुणे में 10.01। इसको सरल करने पर कह रहा कि निकटतम मान आपको बताना है, तो मैं निकटतम मान पहले से ही ले लेता हूं। इसे 20 मान लो, इसे 10 मान लो, इसे 25 मान लो, और इससे आप क्या मान लो? 10 मान लो। इसे आप 10 मान लो। 25 दहा में 250 और प्लस इन दोनों का अंतर आएगा प्लस में 10, 250 प्लस 10 260 सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका। 260 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का निकटतम मान क्या हो जाएगा? तो 260 हो जाएगा, सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ जाएंगी? इसी प्रकार से आपको लगाना है, हल करना है, सरल करना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्योंकि निकटतम मान यहां कहा था ना, इसीलिए हमने निकटतम मान मानकर लगा दिया सवाल को। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपका कहता है कि 20, 38, 40 और यक्ष समानुपात में है तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। एक बात गांठ बांध लो कि जब भी समानुपात में दिए गए हों, 4 पद दिए गए हों, तो ऐसे प्रश्नों में क्या सूत्र लगाते हैं? अंतः पदों का गुणनफल, अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। क्या लगाना है? बाह्य पदों का गुणनफल। क्या लगाना है? बाह्य पदों का गुणनफल लगाना है। अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल लगाना हमें है। अब देखो अंतः पदों का गुणनफल, अब ऐसे में आप देखो 20 अनुपाते 38 समानुपाते 40 अनुपाते में यक्ष। अंतः पद कौन से हैं? 38 और 40, 38 और 40, और बराबर बाह्य पद कौन है? 20 गुणे में यक्ष। अब देखो 20 दूना 40, 38 दूना 76 हो गया, यानी जो यक्ष है उसका मान क्या आ जाएगा? 76 सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखो ऐसे प्रश्न को आप प्रश्न देखते ही सवाल लगा सकते हो। जैसे क्या है? अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, यानी 38 गुणे में 40 और बटे में क्या लगाना है? 20।
20 दूना 40, 38 दूना 76 सवाल का उत्तर। ये दो नीचे नहीं ऊपर है, ध्यान रहे, नहीं तो फिर गड़बड़ कर जाओगे। देखो तुरंत सेकंडों में लग जाएगा, मात्र सेकंडों का सवाल है जिसे आप हल कर सकते हैं। लेकिन आपको जब तक अभ्यास नहीं होगा तब तक आप लगा नहीं पाओगे, और जब तक आपको सूत्र नहीं याद रहेगा। देखो यहाँ सूत्र क्या है, यहाँ सूत्र और नियम के बारे में अगर हम बात करें तो अंतः पदों का गुणनफल बराबर क्या है, बाह्य पदों का गुणनफल। ये नियम भी आपको याद रहना चाहिए, तभी आप सवालों को हल कर पाओगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता क्या है, इसे सुनिएगा। देखिए कहता है कि दी गई आकृति में समानांतर रेखाओं के एक युग्म को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है, तो कोण ए का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, कोण ए का मान ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिए, दो समांतर रेखाएं हैं, जब इन्हें कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो ऐसे में यहां पर विभिन्न कोण बनते हैं। देखो ये कौन से कोण कहलाएंगे आपस में, ये कोण कौन से कहलाएंगे, तो शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। कौन सा कोण कहलाएगा भैया, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे ये आपस में। ये सभी क्या हुए, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखोगे ये भी शीर्षाभिमुख कोण हुए। अगर मैं बात करूं ये वाला और ये वाला कोण, ये और ये कोण कौन से कोण कहलाएंगे, तो यहां एकांतर कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया, एकांतर कोण कहलाएगा। एकांतर कोण कहलाता है, और एकांतर कोण भी आपस में एक दूसरे के बराबर होता है। अब देखो यहां पर अगर हम कहें, ये देखेंगे, देखिए यह कोण और यह कोण अंतः कोण है। ये दोनों कौन से कोण, अंतः कोण है। बात समझ गए ना। चलो मैं नंबरिंग करके आपको समझा देता हूं। जैसे यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां 3, यहां 4, 5, 6, 7, 8। शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं, तो कोण 1, कोण 2 आपस में बराबर है और शीर्षाभिमुख कोण है। कोण 3 बराबर में कोण 4, ये भी आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। कोण 6 बराबर कोण 8, ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। कोण 7 बराबर कोण 8, ये भी आप कोण 7 बराबर कोण 5, ये भी आपस में एक दूसरे के क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। समझ गए। एकांतर कोण यानी कोण 2 बराबर कोण 5 के, ये सभी एकांतर कोण है। कोण 4 बराबर में कोण 6 के, ये भी क्या है, एकांतर कोण है। समझ में आ जाएगा ना। अब देखेंगे कि अब इसके बाद अंतः कोण आता है। क्या था भैया, अंतः कोण आता है। सारे कोण समझ लो। अंतः कोण कोण 2 प्लस में कोण 6, इन दोनों का योगफल क्या होगा, 180। अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश। अगर हम बात करें कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर, ये क्या हो गया, इनका भी योग 180 अंश होगा। अब देखो ये आसन्न कोण है। कौन से, ये दोनों आसन्न कोण है। अगर मैं कहूं कोण 1 प्लस में कोण 3 बराबर 180 अंश है, लेकिन ये क्या है, आसन्न कोण है। आसन्न कोण है, बात समझ में आ जाएगा, ये आसन्न कोण है, ठीक है ना। बाह्य कोण कह सकते हैं इसे, आसन्न कोण कह लें या बाह्य कोण कह लें, इसे बाह्य कोण भी कहते हैं। बात समझ में आ जाएगा, बाह्य कोण भी इसे कहते हैं। अभ्यास के माध्यम से हर बातें, सारी बातें बताई जा सकती हैं, क्योंकि ये रेखा एंड कोण टॉपिक से एक सवाल यदि आया तो आप सेकंडों में लगा सकते हैं, जब आपको चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर हो। ये हुआ आसन्न कोण या बाह्य कोण हो गया, ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण हो गया, ये हो गया आपस में एक दूसरे के आसन्न या बाह्य कोण, ये दोनों आपस में अंतः कोण हो गए। ये सारे कोण हैं। क्या बातें समझ गए। अब यहां देखो क्या दिया गया है, इसका मान 72 दिया और इसका मान पूछा है, इसका मान 72 दिया और इसका मान पूछा है। तो ये कौन से कोण के अंतर्गत आएगा, बता दो आप सभी लोग। तो एकांतर कोण के अंतर्गत आएगा, यानी फा वाले नियम के अंतर्गत आएगा। एकांतर कोण के अंतर्गत आएगा। तो एकांतर कोण आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये बताया गया है आपको। तो ये अगर 72 है तो ये कितना होगा, 72। देखते भर में सवाल का उत्तर, देखते भर में सवाल का उत्तर। लेकिन जब आपको सारे टॉपिक पता रहेंगे विशेष तौर पर, तभी तो आप सवालों को सेकंडों में लगा पाएंगे। बताइए, समझ में आ रहा ना। हाँ, चलिए चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका देखिए क्या कहता है। कहता है एक सर्वेक्षण के अनुसार, एक सर्वेक्षण किया गया है भैया, एक सर्वेक्षण किया गया और सर्वेक्षण के अनुसार निम्नांकित पाई चार्ट में विभिन्न विद्यार्थियों की
पुस्तक पढ़ने वाली व्यक्तियों की प्रतिशतता दर्शाई गई है। पुस्तक पढ़ने वाले व्यक्तियों का प्रतिशतता दर्शाया गया है। नीला भाग फैंटेसी, नीला भाग जो है फैंटेसी को दर्शाया पढ़ने वाले को, और लाल भाग मिस्ट्री, लाल भाग क्या कह रहा है, मिस्ट्री कह रहा है, लाल भाग मिस्ट्री, और ये क्या है, फैंटेसी है, फैंटेसी है भैया। और देखो है ना, हरा भाग हरार, हरा भाग जो है हारर, हारर, ये सारी पुस्तकें हैं। और देखो बैगनी फिक्शन, जो बैगनी भाग है, बैगनी भाग तो भैया ये वाला है, चलिए ये बैगनी भाग तो इसे क्या है, फिक्शन, फिक्शन पढ़ने वाले हैं, समझ गए। और इसे क्या हम फैंटेसी रख दे रहे हैं। कह रहा है कि पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए पूछा क्या गया है, कह रहा है यह सर्वेक्षण एक विद्यालय के 80% विद्यार्थियों पर लागू होता है। जो सर्वेक्षण हुआ है वहां 80% विद्यार्थियों पर लागू हुआ है। यदि विद्यालय में कुल मिलाकर 47,500 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी, 47,500 विद्यार्थी हैं, तो कह रहा कितने विद्यार्थी मिस्ट्री और हॉरर पढ़ते हैं। मिस्ट्री कौन सी है, रेड, हॉरर कौन सा है, हरा। इनको पढ़ने वालों की संख्या बताना है। अब देखिए यहां पर 20% दिया है और यहां पर 15% दिया है, यानी हरार 20% है, मिस्ट्री 15%, तो दोनों जोड़कर आप बताओ 35% हुआ। लेकिन एक बात और ध्यान देना है, जो सर्वेक्षण हुआ है वो 80% विद्यार्थियों पर हुआ, तो चाहे 80 पहले गुणा कर लो, बाद में 35 कर लो। मैं 80 पहले कर दे रहा हूं, बाद में 35 कर दे रहा हूं, कोई बात नहीं, बाद में भी आप कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। 80 गुणा बाद में कर सकते हैं 80%, या 35 निकाल कर 35 पहले 80 पहले गुणा कर ले, फिर बाद में 35 कर दें, क्योंकि यहाँ गुणा में गुणा और भाग से पद अलग नहीं होता है, जोड़ और घटाव से पद अलग होता है। बात समझ में आ जाएगा। चलो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 5 सते 35 और 2 चौके 8 आ गया। चलो 4 पंचे 20 के शून्य हासिल 2, 4 सते 28, 2 30 के शून्य हासिल है 3, और 4 चौक 16, 3 19, और गुणे में क्या आया 7, 19 सत्ते 7 नवा 63 के 3 हासिल आए 6, 7 एकम 7 6 13, और 2 जीरो लगा देंगे, यानी 13,300 विद्यार्थी या छात्र जो हरार और मिस्ट्री पुस्तकें पढ़ते हैं। देखो कितना लाइन, एक लाइन से 2 लाइन, लेकिन आपको समझाया जा रहा, इसलिए समझाया जा रहा ताकि अगर प्रश्न फिर से पूछे जाएं तो आप तेजी से लगा पाओ। बात समझ गए ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, कह रहा है कि एक पिता की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु के 3 गुना से 5 वर्ष अधिक है। बात समझ गए ना। एक पिता है, आपको लिखना है पिता, और क्या लिखना आपको, पुत्री लिख लेना है। कह रहा एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु का 3 गुना से 5 वर्ष अधिक है। माना पुत्री की आयु x, तो उसके पिता की आयु क्या हो जाएगी, 3x प्लस में क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ जाएगी। कह रहा एक पिता की वर्तमान आयु पुत्री के आयु के 3 गुना से 5 वर्ष अधिक है। कह रहा 4 वर्ष बाद, लो 4 वर्ष बाद आप लिखो 4 वर्ष, तो 3x प्लस में 4 जोड़ दिए, 5 पहले से था, 5 प्लस में 4, और x प्लस में 4 जोड़ दिए। 4 वर्ष बाद पिता की आयु, अब उसकी पुत्री की आयु के दुगने से 8 वर्ष अधिक हो जाएगी। पुत्री की आयु में 2 गुना कर दो और 8 जोड़कर पिता की आयु के बराबर किया जा सकता है। बातें समझ में आ जाएगी ना। चलिए 2 एकम 2x प्लस में 2 चौके 8, और पहले से भी 8 है। यहां देखोगे 3x प्लस में 5 4 9, 2 इधर आके घट जाएगा तो 3 माइनस 2 बराबर 1x, और 9 उधर जाके घट जाएगा तो 8 दूनी 16 माइनस 9 बराबर 7, यानी x का मान क्या आया, 7 आया। यानी पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, 7 वर्ष है। सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवदास। बात समझ गए ना। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवदास या डी फॉर देवसेना सवाल का उत्तर हो जाएगा। बातें समझ में आ जाएगी ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचता है।
बातें ध्यान से रखो, सवाल का टाइप वही रहता है, अंक बदलता है, हर बार परीक्षा में सवाल थोड़े से बदल कर दिए जाते हैं। तो गणित अच्छे से पढ़ डालो ताकि आपका गलत ना होने पाए। चलिए देखिए कहा क्या कि 12, 16, 18 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, लेकिन शेष 5 बचता हो तो ऐसे प्रश्न का एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकाल लो और एलसीएम में 5 जोड़कर सवाल का उत्तर दे दो। देखो मैं एलसीएम ले रहा हूं, 2 छग 12, 2 अठे 16, 2 नवा 18, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 8, 3 त्रिका 9। बात समझ गए ना। आप चाहे तो आप ले सकते हो, 2 से एक बार और काट देते हैं, 2 चौके 8, 3। देखो 2 तियां 6 दूनी 12, 12 चौक 48, 48 तियां 144, 48 तियां 144 और 144 यह वह छोटी से छोटी संख्या है, यह वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 16 और 18 से कटेगी। लेकिन कह रहा कि 5 शेष बचना चाहिए, तो 149 आपको सवाल का उत्तर देना है। क्या करके? 5 जोड़ के सवाल का उत्तर देना 149। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है, ये देखो 2022 में 17 तारीख को और 8वें महीने में, यानी 2022 का ही पेपर है, लेकिन 17 तारीख के शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, और ऐसा सवाल अभी आपके ऑफलाइन क्लासों में पढ़ाया गया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, ध्यान रहे गलत नहीं करना है। देखो दशमलव में 6 है, इसका मान क्या हो जाएगा? 81 है तो 81 का वर्गमूल 9 होता है, लेकिन 2 अंक पे दशमलव, तो 1 अंक पे दशमलव लगाएंगे। चाहे तो इसे 2 अंक बना ले, माइनस, देखो यहां भी ब्रैकेट लगा है, इसका वर्गमूल 144 का वर्गमूल होगा 12, लेकिन 4 अंक पे दशमलव है, तो कै अंक पे दशमलव लगाएंगे? 2। प्लस में यहां देखो 0.4 भागे में 0.5 है, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 5 से भाग दोगे तो 0.5 बटे 40 हो जाएगा। हम 2 अंकों में रख लिए हैं। अब देखो दशमलव में 6 प्लस में यहाँ दशमलव में 90 है माइनस, ये अगर जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 0.819, यानी 0.92 हो जाएगा। बात समझ गए ना। फिर देखो 0.6 प्लस में यहाँ 92 और 90 में दोनों में अंतर होगा तो आएगा कितना? 2। 92 और 90 में अंतर आएगा 2, और 2 अंक पर दशमलव है तो 2 अंक पर दशमलव लगा दिए। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? और ध्यान रहे ये संख्या बड़ी है तो इसलिए क्या होगा? माइनस, ब्रैकेट खुलेगा तो 0.6 का मतलब 60 समझ लिए, 0.60 और माइनस 0.02। अब इन दोनों का जब अंतर करोगे तो देखो 0.60 और 0.02 अंतर करो जरा, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ बचा 5, 0.5, यानी 0.58 सवाल का उत्तर हो जाएगा। ये 0.5 सवाल का उत्तर होगा। इसे और छोटे में लगा सकते हो, बस मैंने समझाने के लिए 5-6 लाइनें बना दी हैं, समझाने के लिए 5-6 लाइनें बना दी, वरना आपके लिए बहुत आसान है, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। चलें अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 2 व्यक्तियों की आयु, कह रहा 2 व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। आयु संबंधी प्रश्न चाहे आप रीजनिंग में पढ़ लो चाहे मैथ में पढ़ लो, दोनों में एक जगह कहीं अच्छे से पढ़ लो, और हर पेपर में 2-2 सवाल मिल जाता, क्योंकि रीजनिंग में पूछा भी जाना है और गणित में भी पूछा जाना है। इसलिए देखो 2 व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। माना पहला व्यक्ति x साल का, तो दूसरा व्यक्ति हम x प्लस 30 साल मान ले रहे हैं। कह रहा यदि 5 वर्ष पूर्व पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु का 3 गुना थी। 5 वर्ष पहले जरा यहाँ 5 वर्ष पहले कर देते हैं। 5 वर्ष पहले तो x माइनस 5, और यहाँ भी x प्लस में 5 माइनस करने से क्या हो जाएगा? 25। अब पढ़ो, 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी, यानी छोटे व्यक्ति की आयु में 3 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा 3 एकम 3x, 3 पचे 15 बराबर x प्लस में क्या हो गया है? 25, माइनस 15 है तो क्या हो जाएगा? प्लस 15 हो जाएगा। 3 माइनस x बराबर 2x हो जाएगा, और 15 25 हो जाता है 40, 2 से भाग दे देंगे, x का मान आ जाएगा 20।
अब यक्स क्या है भैया, छोटे व्यक्ति की आयु है, और x + 30 क्या है, बड़े व्यक्ति की आयु है। तो पूछा क्या है, छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु, तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु तो 20 वर्ष होगी, सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या यहां तक बात आपको समझ में आ जाएगा? यहां तक समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से ही सभी सवालों को हम क्या करते हैं, हल करते हैं, लगाते हैं। ध्यान रहे, हर प्रश्न को आप अच्छे से लगाएंगे। स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके आरआरबी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में मैथ के सभी प्रश्नों को हल करवाया। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे ताकि उनको भी फायदा हो सके। और अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे और साथ साथ बेल आइकन यानी घंटा भी दबा देंगे, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता, आपको समय से पहुंच जाता है। प्यारे साथियों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।